Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 10वां चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि के बारे में बताया गया, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है ध्वनि। हम साउंड के बारे में पढ़ना है। ध्वनि ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पर बहुत व्यवहारिक तरीके से बताया गया, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि जो है पीरियड समाप्त हो गया है? तो क्या बजाया जाता है? घंटी बजती है, तो घंटी की आवाज़ हम तक सुनाई देती है, ठीक है, तो ध्वनि होती है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि, ठीक है, अथवा खटखटाते दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, तो भी साउंड होता है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। तो ध्वनि जो होती है, ये ध्वनि से ही हम कई चीज़ों का जो है पहचान करते हैं। तो लिखा है, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर बंधे पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई आ रहा है? तो उस आहट से, जो उसके अंदर कुछ जो ध्वनि होती है, आहट होती है, उससे वो पहचान लेता है कि हमारे पास कोई आ रहा है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते होंगे। तो ये भी ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं और इनकी ध्वनि अलग अलग होती है, जो हम संगीत के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लिखा है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो यहाँ इस लाइन में जो पूछे गए हैं पैराग्राफ में, हम सब के बारे में यहाँ एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे कुछ ध्वनि उत्पन्न करने के वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जैसे आप समझ सकते हैं हारमोनियम, सितार, बांसुरी, तबला, इन सबसे अलग अलग ध्वनि निकलती है और सब ध्वनियों का इस्तेमाल संगीत में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। आगे लिखा है, जो है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो ध्वनि होती है वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे? तो विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छूकर देखिए, तो उसमें कंपन होता है। वही कंपन ध्वनि के रूप में हम तक पहुंचता है। क्या आप उसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो कंपित होता है, जो कंपन होता है, वो ध्वनि के रूप में ही निकलती है। यहाँ लिखा है, एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। धातु की एक प्लेट अथवा एक कड़ाही लीजिए, उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि वह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी जो है छड़ी से चोट मारिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कड़ाही को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, आप उस कंपनों का अनुभव करेंगे। तो जो कंपन होता है, तो उस कंपन से पता चल जाता है कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आप इस पर कभी मार करके देखिएगा तो एक कंपन उत्पन्न होगा छूने पर, वही ध्वनि का रूप होता है, ठीक है। आगे लिखा है, प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वह कंपन बार बार उत्पन्न हो रहा है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है क्रियाकलाप में, ठीक है, जिससे चीजें व्यवहारिक आपको याद हो जाएं, इसीलिए एनसीईआरटी में ये सब बातें बताई जाती हैं। आगे लिखा है कि रबड़ का एक छल्ला लीजिए, ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में खींच करके छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? तो यहाँ भी ध्वनि सुनाई देती है, याद रखना। लेकिन वो ध्वनि का कंपन क्या होगा? थोड़ा सा हल्का होगा, तो ध्वनि यहाँ भी सुनाई देगी हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु को अपनी ओर माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। जब कस कर तनित एक रबड़ के छल्ले की
को कंपित जो है करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। जैसे कंपन बंद होगा वैसे ध्वनि क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कभी आप किसी भी चीज पर मार के देखिएगा तो जब तक कंपन होगा तभी तक हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। धातु की एक थाली लीजिए, उसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से उसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन सकते हैं? तो वहां ध्वनि कम सुनाई देगी। थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होना अनुभव करते हैं? ठीक है, तो कम अनुभव होगा क्योंकि उसमें जल भरा हुआ है। तो थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? तो बिल्कुल तरंगे वहां उत्पन्न होंगी और जल में आप तरंगों के रूप में देख सकते हैं, देखेंगे तो वहां तरंगे बाहर की ओर जाती हुई दिखाई भी देंगी। अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? तो वहां जो जल में होगा वो उसकी सतह जो है हिलने लगेगी। क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपन के द्वारा जल भी अपने आप पे क्या होता है, हिलने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कभी देखा होगा, कभी आप इस थाली में पानी भरेंगे, जब इस पे चम्मच मारते हैं देखा होगा गोल गोल कंपन हमें लगता है, तो वो तरंग ही है। तो तरंग सब जो ध्वनि होती है वो कई माध्यम में चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है और ठोस में चल सकती है। लेकिन आपको पता होगा कि ठोस में ध्वनि की तरंगें बहुत तेज होती हैं, फिर द्रव में और फिर लास्ट में गैस में होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इस प्रकार हमने देखा कि जो है कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम उनका जो है इतना कम होता है कि हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते हैं, तथा हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है कि नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उसे एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए, इसे यहाँ पे बनाया गया है। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायनमान ध्वनि को पहचानिए। तो जब इसमें हम बार बार इसके उस पर रगड़ेंगे तो उस पर ध्वनि उत्पन्न होगी और ध्वनि यहाँ से टकरा कर जब बाहर आएगी तो एक नई ध्वनि के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी ध्वनि का एक प्रकार होता है। आगे लिखा है, सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके जो है कंपायमान भागों का आप जो है विवरण दे सकते हैं। तो ये पता चल जाता है कि कंपन कहाँ से उत्पन्न होता है। जहां कंपन होगा वहीं से ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, संभवतः आपने जो है मंजीरा, झांझ जो है घटम और नूट मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। जो है ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप भी एक जो है वाद्य यंत्र बना सकते हैं किसी तरह का। जैसे आपके भी देखेंगे बहुत से लोग मटका बजाते हैं, तो मटका जब बजाते हैं तो वो भी उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, इस तरह से भी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दूसरा, जब कोई जो है मजीरा जो होता है, ये आप देखिए, ये भी आप परिचित होंगे। जब इस पे कोई वो होता है, जगराता होता है या कोई भजन होता है, जब इस पे दोनों पे पकड़ के टच करते हैं तो भी कंपन होता है, उसी से भी ध्वनि निकलती है। ठीक है, लेकिन सबकी ध्वनि अलग अलग होती है। आगे लिखा है, धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए, उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्रमशः जल के बढ़ते स्तर पर भरिए। अब एक पेंसिल लेकर के कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। क्या एक सुखद ध्वनि सुनेंगे या आपका जल तरंग होता है? तो इसी को हम जल तरंग कहते हैं। आप जैसे यहाँ पे मारेंगे, ये आजकल म्यूजिक में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जल तरंगों का भी आजकल यूज म्यूजिक में हो रहा है। तो अलग अलग जब हम मारेंगे, कहीं पे ज्यादा किसी में कम पानी भरा रहेगा तो अलग अलग ध्वनि निकलेगी। तो ये भी एक ध्वनि का माध्यम होता है, कंपन ही होता है। ठीक है, आगे लिखा है, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को जो है कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि उत्पन्न को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी जो है मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मनुष्यों
मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि, जो हम आवाज निकालते हैं, ये भी हमारी क्या है, एक ध्वनि होती है। तो मनुष्य में जो मानव होते हैं, जैसे पुरुष होते हैं, उनकी ध्वनि मोटी होती है और उनका तारत्व पतला होता है, जबकि महिलाओं का तारत्व मोटा होता है और वो जो है उनकी ध्वनि पतली होती है। ठीक है, लिखा है कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भोर की तरह जो है गुंजन कीजिए, भौरे की तरह। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए, अपने गले पर रखेंगे, आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है। जब हम कोई चीज बोलते हैं, अगर हम गले पे कंठ पे हाथ रखेंगे तो वहां भी कंपन होता है, वो हमारी आवाज का ही कंपन होता है। ठीक है, तो लिखा है मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो याद रखना, वाक यंत्र या फिर जो है कंठ द्वारा हमारी आवाज उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर आभार को खोजिए जो निगलने से समय चलता हुआ प्रतीत होता है। देखा होगा वहां पे एक जो है कंठ के रूप में जब आप बात करते हैं तो हिलता रहता है। ठीक है, शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार को वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली से बनी होती है और वहीं से वायु निकलती है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंठ होता है। आप कभी यहाँ कंठ बोलते समय कंठ पकड़ेंगे तो आपको यहाँ एक ध्वनि उत्पन्न होती दिखाई देगी। तो यहीं से ध्वनि हमारे जो है शरीर से निकलती है, इसे हम वाक यंत्र कहते हैं। लिखा है जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु जो है कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या क्या होगा, तो प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखते हैं वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, तो साइंस में एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये होती है, मतलब इसमें अच्छी पढ़ाई का तरीका ये है कि हर चीज का यहाँ पे क्या दे देता है, तो हर चीज का यहाँ क्रियाकलाप दे करके समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखा है कि समान साइज की रबड़ की 2 पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके कस कर लीजिए। अब उनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूकिए। जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच की हवा फूली होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बहुत बार करके देखा होगा, इस तरह का आप लोगों ने क्रियाकलाप किया होगा। तो एक तरह की ये वाद्य यंत्र ही होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी चीज को यहाँ बताया गया, आप लोग भी ये करके देखे होंगे। तो ये भी जो है इसमें हवा हल्की से निकलती है तो इससे भी हमें आवाज सुनाई पड़ती है, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं और यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती है। आप कभी देखिएगा जब कोई बच्चा बोलता है तो ध्वनि उसकी पहचान लेते हैं, कोई महिला बोलती है हम ध्वनि पहचान लेते हैं, कोई पुरुष बोलता है तो हम ध्वनि पहचान लेते हैं। इसका मतलब सबका वाक ध्वनि क्या है, वाक तंतु अलग अलग होते हैं, इसलिए सबकी ध्वनि अलग अलग हो जाती है और हमें पहचानने में आसानी होती है। आगे लिखा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखना, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलती है, उसके बाद आपका देखा होगा, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। इसका आगे हम उदाहरण करके और अच्छे समझाएंगे। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है और आपके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ध्वनि पहुंचाने में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि पहुंच ही नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ लिखा है धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अब अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। जब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटा करके रखिए, तो हमें क्या पता चलता है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि माध्यम बहुत जरूरी है, बिना माध्यम के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे लिखा है क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की
प्रबलता कम होने से कोई संबंध है? बिल्कुल है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हो तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जब गिलास में वायु ही नहीं रहेगी तो माध्यम रहेगा नहीं, और जब वायु माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। इसलिए चंद्रमा पर जो कोई बोलता है तो सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि सुनाई पड़ती ही नहीं है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। मतलब इस ध्वनि को एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन को निर्वात हो गया, और ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात में केवल प्रकाश चल सकता है, ध्वनि नहीं चल सकती है। क्या ध्वनि द्रवों में संचित होती है? आइए ज्ञात करें। बिल्कुल होती है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी, और ठोस में सबसे ज्यादा होगी और गैस में सबसे कम होती है। यहाँ लिखा है, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी जो है बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर आप लगा करके उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सावधानी पूर्वक रखिए, सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। मतलब आप जब ध्वनि सुने तो आपके कान में प्रवेश ना करे। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना है। आगे लिखा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो बच्चों को ये जरूरी है ऐसे वार्निंग देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है? बिल्कुल करती है, और सबसे ज्यादा इसी में करती है। लिखा है, धातु का 1 मीटर जो है स्केल या धातु की एक छड़ी लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को ध्वनि से खरोचने या जो है खड़खड़ाने को कहिए। याद रखना, तो ध्वनि क्या होगी? वहां तेजी से पहुंचेगी। जैसे स्केल है लोहे की, अब इस पर यहाँ से जब मारेंगे, यहाँ चोट करेंगे तो ध्वनि यहाँ से पहुंचेगी दूसरे के कान में। तो इसका मतलब है कि ध्वनि जो है ठोस में बहुत तेज चलती है। ठीक है, आगे लिखा है, आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर या अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने को कह सकते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप करेंगे तो यहाँ भी ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। ठीक है, आगे लिखा है, हमने देखा है कि ध्वनि जो है लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि जो है किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि जो है डोरियों में भी चल सकती है। जो डोरी होती है उसमें भी ध्वनि चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन करती है? बिल्कुल करती है। आप कभी इस तरह का खेल खेले होंगे, आप देखा होगा, अगर यहाँ से बोलते हैं तो ध्वनि के माध्यम से आवाज यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बचपन में जरूर खेला होगा इस तरह का। आगे लिखा है, अब तक हमने सीखा है कि कंपायमान धातुएं मतलब वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दशाओं में संचित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो ध्वनि को सुनने के लिए हमारे शरीर में क्या है? कान है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जो है जैसी होती है। जब ध्वनि उसमें प्रवेश करती है तो यह जो है नालिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। इसे कण जो है पटल कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कण जो है पटल क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कण पटल बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि एक प्लास्टिक या टीन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को जो है तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तनित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर के जो है बोलने को बोलिए, मतलब कुछ भी बोलने को बोलिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आवाज वहां नीचे की ओर जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है हमारे कान द्वारा। जब यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ से ध्वनि निकल करके और वहां पर सुनाई देने लगेगी। आगे लिखा है कि कण जो है पटा जो है एक तनित रबड़ की सीट के समान होती है। ध्वनि के कंपन कर्णपटक को कंपित करते हैं और कर्णपटक कंपन को अंतःकरण
तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज हम मस्तिष्क से जब जाता है तभी हमें वो सुनने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कान के अंदर का जो है आंतरिक भाग को दिखाया गया है कि सुनने की क्षमता हमारी कैसे होती है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली और कठोर धातु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्ण फटा को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो बार बार जो लोग कान में कुछ डालते हैं उनको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उससे जो है सुनने की क्षमता कम हो जाती है। आगे लिखा है कंपन का आयाम, वो आवर्तकाल तथा आवृत्ति क्या होती है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार ध्वनि इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्त काल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या हमको दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका संकेत HZ है और एक जो है हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, अब आपको पता चल गया। ठीक है, आगे लिखा है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि यह ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक उन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। याद रखना, आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी ध्वनि की, और आयाम होता है इसी किसी को ध्वनि को ये महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों और आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ लिखा है प्रबलता और तारत्व क्या होता है। लिखा है एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को सीधे से धीमे से गिलास के किनारे पर टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। जब जोर से आघात करेंगे तो आवाज और तेज सुनाई पड़ेगी। ठीक है, आगे लिखा है तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? बिल्कुल हो जाएगी। तो जब अधिक प्रबल होगी तो बहुत देर तक सुनाई देगी। अब गिलास के किनारे को छुए हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए और गिलास को कंपित कराइए। देखेंगे कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है और गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप कर देता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे प्रबल मतलब बहुत देर तक सुनाई देती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि जो है उत्पन्न ध्वनि मंद हो जाती है। तो आयाम अगर अधिक है तो ध्वनि तेज सुनाई देगी, आयाम कम है तो ध्वनि कम सुनाई देगी। अब गिलास को पहले धीमे और बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए तो अधिक जो है किस स्थिति में आयाम ज्यादा होगा, तो जो पहला वाला उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, ध्वनि कितनी सुनी जा सकती है। लिखा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणन में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में व्यक्त करते हैं। और कौन कौन से प्रबलता है तो आप समझ सकते हैं। सामान्य जो श्वास लेते हैं वो 10 डेसिबल होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मंद फुसफुसाहट जो होती है वो 30 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल होता है, यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो है ये व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल होती है। ठीक है, और 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता शोर के लिए मतलब शरीर जो है शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, जिसको हम सुनते में हमें पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक है, हमें जो है झुंझलाहट आती है, हमें जो है इरिटेशन होता है। आगे लिखा है ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। ये अब आपको समझ में आ गया, जितना आयाम अधिक होगा उतनी ध्वनि क्या होगी, अधिक होगी। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि किसी बच्चे को ध्वनि
की तुलना एक वॉयस से कीजिए। क्या इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है, दोनों में अंतर होता है। एक का तारुत्व कम होता है, एक का तारुत्व ज़्यादा होता है। चाहे कोई दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है। आइए उन भिन्नता को पहचानने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। ठीक है, क्यों है ये भी पता चल जाएगा अभी। यहाँ लिखा है ध्वनि जो है के बारे में बात करते हैं। आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता या तारुत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति जो होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी बात हो रही है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी होती है। ठीक है, यदि कंपन की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी कम होती है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारुत्व कम होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ ड्रम बजाते हैं तो ड्रम जो बज रहा है यहाँ पर, ये उसका क्या है, तो उसकी ये आवृत्ति है। ठीक है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सीटी बजाते हैं तो सीटी का भी कम, इसका क्या है, तारुत्व आवृत्ति क्या है, बहुत छोटी छोटी करके गुजर रही है। ठीक है, आगे लिखा है उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारुत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरी ओर सीटी की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है और इसीलिए अधिक तारुत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, पक्षी उच्च तारुत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ तारुत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, इसलिए पक्षी की ध्वनि दुर्बल हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसका तारुत्व क्या होगा, अधिक होगा। आप प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? बिल्कुल अंतर पाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है? बिल्कुल होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति और अधिक तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। भी याद रखना, महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा आवृत्ति की होती है और ज़्यादा तीखी होती है, उनका तारुत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है महिलाओं की आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है, और बच्चों की भी यही हाल होती है, यही हाल होता है। श्रव्य मतलब होता है सुनना तथा अश्रव्य ध्वनियाँ जो सुनने योग्य ना हो। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिनको सुना नहीं जा सकता है, उसका मतलब वो आश्रव्य ध्वनि होती है, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। लिखा है तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को ध्वनियाँ जो है मानव कान तक सुन नहीं सकता है। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम ध्वनि होगी तो मानव उसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे लिखा है जो है, या कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियाँ जो को आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आश्रव्य मतलब जिसे सुना ना जा सके। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड 20 मतलब 1000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं हो सकती, मतलब इतनी तेज होती हैं कि उनको नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग कितना होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। 20 से कम होगा तो नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 से होगा तो नहीं सुन सकते, 1000 से ज़्यादा होगा तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन 20 से लेकर के और 20,000 के बीच में कोई भी ध्वनि होगी, आवृत्ति को हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है, तो कुत्ते जो है 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण को चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए प्रयोग करते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं, तो बहुत से क्षेत्रों में उच्च आवृत्ति की ध्वनियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा है शोर तथा संगीत क्या होता है। हम अपने चारों ओर के विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? तो कभी कभी सुखद नहीं होती, बहुत कष्टदायक भी होती है। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? बिल्कुल, कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। जब हम मंद गति से कोई गाना सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आगे लिखा है कि मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? नहीं होती है, वो इरिटेट करती हैं। क्या आपको बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? नहीं लगती हैं।
इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। ठीक है, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलते हैं तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी को क्या कहेंगे, उसे भी हम शोर कहते हैं। तो हमारे टीचर हमको डांट देते हैं कि आप शोर मत कीजिए। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। जब हम कोई ढोल बजता है, जब कहीं कोई सितार बजता है तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है ध्वनि, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, जिसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। तो सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है, मतलब आरामदायक होती है, जिसे कष्ट नहीं होता है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि को भी स्वर जो है सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? तो नहीं रहेगा। ठीक है, उसे हम शोर कह देंगे। लिखा है ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु के में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है, सबको पता होगा। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कारखाने की आवाज़, जैसे परिवहन की आवाज़, जैसे हवाई जहाज की आवाज़, ये सब क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ और स्रोतों की सूची बता सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, वही बता दिया, विस्फोटक जिससे पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि। घरों में कौन कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? सब आपको पता ही है। ऊंची आवाज में लगाए गए टेलीविजन और ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, ठीक है, कूलर, वातानुकूलित, सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण मतलब उत्तरदायी होते हैं। ये भी याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां होती हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता और अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति में कुछ सुनने की क्षमता भी अस्थायी रूप से या कभी कभी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसे हम बहरापन कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के उपाय क्या हैं? तो लिखा है ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। या कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो लिखा है इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरणों में जो है रौ सामन युक्तियां, साइलेंसर लगाई जाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, अब आपको अच्छे से पता हो जाएगा। आगे लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक ना पहुंच सके। तो सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उसके पीछे यही कारण होता है कि ध्वनि जो है आवास क्षेत्र तक ना जाने पाए। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखा हमने। तो लिखा है ध्वनि जो है कंपन करती है, वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव और ठोस से संचालित होती है। वह निर्वात में संचालित नहीं हो सकती है। ये बात याद रखना। निर्वात में प्रकाश तेज चलता है। कण जो है पटा ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की जो है संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ठीक है, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और अधिक ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। ठीक है, अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती हैं और अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं और ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। समय मैं बता चुका हूं। आगे लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये भी बता चुका हूँ। सड़क के किनारे तथा अनवसर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाती है, मैंने भी बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ध्वनि संचयित हो सकती है किसमें? तो क्वेश्चन है ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होती है छोटी लड़की की? उसकी बहुत ज्यादा कंपन बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। इसके क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी पूरे हर एनसीईआरटी के साइंस के सारे क्वेश्चन को मैं अलग से कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।